हेलो एवरीवन, वेलकम टू निर्माण स्टडी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार बोर्ड 12th इंग्लिश 100 मार्क्स बुक के प्रोज सेक्शन से चैप्टर नंबर 5 आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड। जी हाँ, इसका आज हम लोग पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 1 में हम लोग बर्टन रसल जी के बारे में देख लिए थे। पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2, पैराग्राफ 3, पैराग्राफ 4, पैराग्राफ 5 देख चुके हैं। आज हम लोग बात करेंगे पैराग्राफ 6 से। तो चलिए देखते हैं पैराग्राफ 6 में जो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, आइडिया दैट हैव हेल्प मैनकाइंड का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं। जिससे बेनिफिट क्या है, जो आपका एक भी ना तो ऑब्जेक्टिव छूटेगा एग्जाम में, ना ही एक भी सब्जेक्टिव छूटेगा, और आपका ग्रामर का भी कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। लिखना, पढ़ना, बोलना सब कुछ आ जाएगा अगर लाइन बाय लाइन वीडियो देखते हैं स्टोरी का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 6 नंबर पैराग्राफ। बट आई शैल बी टोल्ड दैट इट इज नाइदर नंबर्स नॉट मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्लेजर दैट मेक द ग्लोरी ऑफ मैन। है ना, यहाँ पे एक बट याद रखिएगा। मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्लेजर मतलब सुखों का अंबार होता है। मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्लेजर मतलब क्या, याद रखिएगा, सुखों का अंबार। अंबार जानते ना, ढेर, मतलब खुशियाँ ही खुशियाँ। ठीक है, नेक्स्ट मतलब इसका, और ग्लोरी मतलब तो आप लोगों को कई बार हो गया है जी। यही कहते हैं, वर्ड बार बार रिपीट होता है। नहीं, अगर लाइन बाय लाइन आप लोग देख लें बहुत कुछ क्लियर होगा जी आपका। तो ग्लोरी मतलब होता है गुण, होता है महिमा, होता है क्वालिटी होता है। मतलब ये हुआ जो मुझे बताया गया है कि न तो मनुष्य संख्या का अधिक होना और न ही सुखों का अंबार होना मनुष्य को गुणवान बनाता है, बट क्या करता है, सो आगे देखते हैं। इट इज हिज इंटेलेक्चुअल एंड मोरल क्वालिटी, ये है उनकी यानी मनुष्यों की बौद्धिक तथा नैतिक गुण जो उनको महान बनाती है। क्लियर बात समझ में आया? हाँ, तो लोगों का ये जो बौद्धिक गुण होता है, नैतिक गुण होता है, जिस वजह से लोग महान होते हैं, न कि उनकी संख्या बहुत हो जाए तो, या वो खुशियाँ के में रहे, रोज को पार्टी मनाए, ये करे वो करे तो। क्लियर? चलिए आगे हम लोग देखते हैं। इट इज ऑब्वियस दैट वी नो मोर देन एनिमल्स डू। यह स्पष्ट है, ऑब्वियस मतलब स्पष्ट, ये स्पष्ट है कि हम मानव जानवर से ज़्यादा जानते हैं, और मानव जानवर से ज़्यादा समझदार है। एंड इट इज कॉमन टू कंसीडर दिस वन ऑफ आवर। क्लियर ना, मतलब ये हुआ, जो ये स्पष्ट हो गया है, ये समझना आम हो गया है, आसान हो गया है कि जानवरों पर जो मानव का बढ़त है, ये सबसे बड़ी बात है कि मानव जानते बहुत कुछ है, समझते बहुत कुछ है। क्लियर जी? चलिए नेक्स्ट क्या है, वेदर इट इज इन फैक्ट एन एडवांटेज मे बी डाउटेड। क्या ये जो बता रहे हैं, क्या ये सब चीज़ जवानों पे यानी मानव पे बढ़त भी है या वैसे ही है? एक बात बता दे, शायद इस पे संदेह है ना, मुझे इस पे संदेह है कि पूरे ये जो जवान लोग होते हैं उस पे अभी भी हमें संदेह है। बट एट एनी रेट इट इज समथिंग दैट डिस्टिंग्विश अस फ्रॉम द ब्रूट्स। याद रखिएगा, डिस्टिंग्विश मतलब होता है भेदभाव करना, अलग करना। क्या होता है जी डिस्टिंग्विश मतलब? भेदभाव करना, अलग करना। और ब्रूट्स मतलब याद रखिएगा पशुओं होता है। समझ रहे हैं? ब्रूट्स मतलब क्या होता है? पशुओं होता है। कैटल मतलब क्या होता है? पशुओं होता है। एनिमल क्या मतलब क्या होता है? पशु होता है। तो ये सब वर्ड याद रहना चाहिए। तो यहाँ पे ये क्लियर हुआ, पर किसी हद तक यही वो चीज़ है जिनसे हम लोग को पशुओं से अलग करता है। यही वो गुण है जो हम लोग को पशुओं से अलग करता है। उम्मीद है आप लोग को क्लियर हो गया होगा, कंसेप्ट क्लियर हो गया, 6 नंबर पैराग्राफ समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं 7th नंबर पैराग्राफ पे। ही हैज सिविलाइजेशन। कितना नंबर पैराग्राफ? 7th नंबर पैराग्राफ पे। चलिए, हैज सिविलाइजेशन taught us to be more friendly towards one another। है ना,
टॉट्स मतलब सिखाना होता है। क्या हमारी सभ्यता ने हमें एक दूसरे के प्रति अधिक स्नेहशील होना सिखाया है? आगे देखिए, द आंसर इज इजी, जवाब तो बहुत आसान है जी। रॉबिन्स, रॉबिन्स क्या है पता है? रॉबिन्स द इंग्लिश नॉट द अमेरिकन स्पेसीज, है ना। ये जो है रॉबिन्स नाम है एक अमेरिकन का नहीं, अंग्रेजी प्रजाति का। अमेरिका नहीं, अंग्रेजी प्रजाति है। अब इसके बारे में देखिए, क्लियर हो जाएगा। पिक एंड इल्डरली रॉबिन टू डेथ। पिक मतलब जानते हैं ना जी, चोंच होता है। पिक मतलब क्या? चोंच होता है। बोल रहा है बायो वृद्ध रॉबिन जो होता है, जो वृद्ध रॉबिन होता है, चिड़ियों यानी अदर चिड़िया के चोंच मार मार कर मार देने से मर जाती है, उसका डेथ हो जाता है, एक्सपायर हो जाती है। क्लियर? बट वहीं इधर देखिए, वेयर एज मेन द इंग्लिश नॉट द अमेरिकन स्पेसीज गिव एन ऑर्डरली मैन एन ओल्ड एज पेंशन। वहीं पे बोल रहा है, वहीं पुरुषों में लो, जो अमेरिकन नहीं अंग्रेजी प्रजाति का, है ना, वृद्ध होने पर वृद्धा पेंशन देते हैं, वहीं उसको लो, जानवर को वृद्ध होने पर चोंच मार के मार देते हैं। विद इन द हर्ड वी आर मोर फ्रेंडली टू ईच अदर देन आर मेनी स्पेसीज ऑफ एनिमल। वैसे हम लोग अपने समूह, अपने जात बिरादरी में के प्रति अति सहनशील हैं, कई जानवरों की प्रजाति से भी, है ना, कई जानवरों के प्रजाति से भी अति सहनशील हैं। बट इन आवर एटीट्यूड टुवर्ड्स दोज आउटसाइड द हर्ड इन स्पाइट ऑफ ऑल दैट has been by moralists and religious teachers, our emotions as ferocious as those of any animal। यहाँ पे कुछ वर्ड समझना चाहते हैं। मॉरलिस्टिक मतलब क्या होता है जी? नैतिकवादियों होता है। क्लियर? और रिलीजियस टीचर मतलब क्या होता है? और धार्मिक गुरु, क्या? धार्मिक गुरु होते हैं। और फेरस मतलब होता है क्रूर। फेरोसियस मतलब भी याद रखिएगा, क्रूर होता है, क्रूर टाइप का व्यक्ति। रावण जो क्रूर था ना जी, हाँ, तो क्रूर टाइप का व्यक्ति। और आवर इमोशन मतलब हमारी भावना। क्लियर? मतलब ये समझ में आया। लेकिन नैतिकवादियों तथा धर्म गुरुओं ने के इतना कुछ करने के बावजूद भी गैर बिरादरी के प्रति हमारी मनोदशा, हमारी भावना जानवरों जितनी ही क्रूर है ना। अपने जाति, अपने बिरादरी के लोग प्रति तो स्नेहशील हैं, बट गैर बिरादरी के प्रति हम लोग भी जानवर से कोई कम नहीं है। समझ रहे हैं? आइए, एंड आवर इंटेलिजेंस इनेबल अस टू गिव देम a scope which is denied to even the most savage beast। अब savage मतलब होता है जंगली, और beast मतलब जानवर। हमारी बुद्धि ने हमें इतना उदंड बना दिया, इतना उदंड बना दिया कि कभी कभी तो हम एक जंगली जानवर को भी पीछे छोड़ देते हैं। मतलब हम एक जंगली जानवर द्वारा भी जो व्यवहार किया जाता है, जो अविष्कृत व्यवहार किया जाता है, उससे भी बुरा हम लोग उदंड बन जाते हैं। यानी हम ऐसे उदंड हो जाते हैं कि जितना कोई जंगली जानवर भी नहीं होता। इट मे बी होप्ड, थॉट, नॉट वेरी कॉन्फिडेंटली। कॉन्फिडेंटली मतलब आत्मविश्वास, है ना। आशा की जा सकती है कि भले ही आत्मविश्वास से नहीं, दैट द मोर ह्यूमन, है ना, बट द मोर ह्यूमन एटीट्यूड विल इन टाइम कम टू प्रेवल। प्रेवल मतलब होता है प्रबल, और ह्यूमन मतलब तो जानते हैं जी, दयालु होता है ना। तो यहाँ पे ये समझ में आया कि आने वाले समय में और अधिक मानवतावादी और अधिक मानवतावादी, दयालुतावादी दृष्टिकोण प्रचलित होगा। क्योंकि बाबा तो बढ़ते ही ना रहे हैं जी। एक आसाराम बाबा अंदर गए हैं, बाकी तो बाबा की संख्या रोज दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है ना। तो ये सब दृष्टिकोण प्रचलित होगा ही। बट सो फार द ओमेंस आर नॉट वेरी प्रोपियस। लेकिन अभी तक इसके संकेत कुछ खास नहीं मिले, है ना।
प्रोपियस मतलब होता है बढ़िया, प्रोपियस मतलब होता है अनुकूल। मतलब बाबा लोग तो बहुत है, बाबा लोग तो प्रवचन खूब दिए, अच्छे अच्छे से एक्सप्लेन करके दिए, बट उसका हमारे मानव जीवन पे कोई विशेष प्रभाव नहीं दिखा, कुछ विशेष असर नहीं दिखा। समझ रहे हैं? चलिए अब हम लोग बात करते हैं पैराग्राफ 8 के बारे में। चलिए देखिए, ऑल दिस डिफरेंट एलिमेंट्स मस्ट बी borne in mind in considering what ideas have done most to help mankind। क्या क्या विचार है जो मानव जाति के लिए अधिक काम आया, पर विचार करने के लिए इन सभी अलग अलग तत्वों को ध्यान में रखना चाहिए, इसको याद रखना चाहिए, उस बताए गए मार्ग पे चलना चाहिए, है ना। द आइडियाज विद विच वी शैल बी कंसर्न्ड मे बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू काइंड्स, है ना। कंसर्न मतलब क्या होता है? चिंतित होता है। कंसर्न मतलब चिंतित होता है, ठीक है। और ब्रॉडली मतलब तो जानते ही है, मोटे तौर पे, मोटा मोटी क्या मतलब, वो विचारों जिनसे हम चिंतनशील होंगे, शायद वे मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित हो गया, दो भागों में बांट दिया गया या विभाजित किया जा सकता है, कुछ भी समझ सकते हैं। दोज दैट कंट्रीब्यूट टू नॉलेज एंड टेक्निक, वो विचार, वो ज्ञान, वो तकनीकी में योगदान देता है, वो सब क्या है? विचार वगैरह में, तकनीकी वगैरह में योगदान देता है ना। एंड दोज दैट आर कंसर्न्ड विद मोरल्स एंड पॉलिटिक्स, और वो जो कि नैतिकता और राजनीति से संबंधित है, वो क्या है? वो दोनों चीज़ से संबंधित है, नैतिकता से भी और राजनीति से भी। आई विल ट्रीट फर्स्ट दोज डैट हैव टू विद नॉलेज एंड टेक्निक। पहले बात करें उस विचार का जिसका ज्ञान और तकनीकी से लेना देना है, जिस विचार का ज्ञान और तकनीकी से लेना देना है। क्यों ना हम लोग अगर बात करें तो पहले उस विचार के बारे में बात करें। क्लियर ना? चलिए पैराग्राफ नंबर 9। The most important and difficult step were taken before the dawn of history। dawn मतलब उदय होता है, आरंभ होता है, dawn। तो सबसे महत्वपूर्ण तथा कठिन कदम जो इतिहास के उदय से पहले दिया गया है, उदय से पहले लिया गया है, ये स्टेप, ये कदम सबसे महत्वपूर्ण है। At what stage language began is not known, but we may be pretty certain that it being very gradually। gradually मतलब जानते हैं ना जी, धीरे धीरे, हौले हौले। क्या है? gradually मतलब धीरे धीरे, हौले हौले। मतलब ये हुआ सभ्यता के विकास, है ना। सभ्यता के विकास के किस चरण में भाषा का उदय हुआ यह ज्ञात नहीं है, लेकिन हम यह निश्चित रूप से कह सकते हैं, निश्चित रूप से बात कर सकते हैं कि यह सब धीरे धीरे हुआ होगा, बहुत धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे हुआ होगा। विदाउट इट वुड हैव बीन वेरी डिफिकल्ट टू हैंड on from generation to generation the invention and discoveries that were gradually made। है ना। जनरेशन टू जनरेशन में तो जानते हैं ना, पीढ़ी दर पीढ़ी। यहाँ पे मतलब ये हुआ, इसके बिना वो आविष्कार और वो खोज जो धीरे 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 किए गए, पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित करना बहुत कठिन होता होगा।
है ना। अभी ना हम लोग इजीली कोई भी चीज़ कर लेते हैं, उस जमाने में ये सब चीज़ को पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ाना बहुत ज़्यादा कठिन हुआ होगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं पैराग्राफ 10 के बारे में, 10 नंबर पैराग्राफ के बारे में। अनदर ग्रेट स्टेप, एक दूसरा मतलब कोई दूसरा बेहतर कदम, विच मे हैव कम आइदर बिफोर और आफ्टर द बिगिनिंग ऑफ लैंग्वेज, जो शायद भाषा की शुरुआत से पहले या बाद में आया होगा, वो था आग का उपयोग। क्या समझ में आया? ये जो शायद या तो भाषा से पहले आया होगा या बाद में आया होगा, बट जो भी आया होगा, जब भी आया होगा, ये आग का आविष्कार तो सबसे महत्वपूर्ण हुआ। आई सपोज दैट, मुझे लगता है कि एट फर्स्ट फायर वॉज चीफली यूज टू कीप अवे विड विड्स, है ना। मतलब मुख्यतः, चीफली मतलब मुख्यतः, और कीप अवे मतलब दूर भागना। कीप अवे मतलब क्या हुआ जी? दूर भागना, दूर भागना, है ना। एंड विल्ड विट्स, जंगली जानवर। मुझे तो लगता है कि शुरू में आग का यूज मुख्य रूप से जंगली जानवरों को दूर भगाने के लिए, दूर रखने के लिए, मतलब आग से जंगली जानवरों को डराने के लिए आग का यूज हुआ होगा। क्योंकि उस समय तो लोग को उतना समझ नहीं था, उस समय थोड़ी रोटी बनता था, चावल बनता था जी, पकौड़ा छनाता था। उस समय तो कुछ नहीं, कच्चा मिला तो कच्चा खा लेता, फल मिला फल खाता था। बट अगर पहली बार यूज अगर किया होगा लोग, तो जानवर को अपने से दूर भगाने के लिए, आग से जानवर को डराने के लिए किया होगा। वाइल आवर एंसेस्टर स्टेप, जब हमारे पूर्वज सोते होंगे, वो भी कब? जब हमारे पूर्वज सोते होंगे, मतलब सोते समय जंगली जानवर आके खा न जाए, जंगली जानवर उठा के न ले जाए, इसलिए शायद वो जब सोते होंगे उस समय आग को जला लिया करते होंगे, फिर चैन की नींद सोते होंगे। समझ रहे हैं ना। बट द वार्मथ मस्ट हैव बीन फाउंड एग्रीबल, है ना। वार्मथ मतलब गर्म होता है और एग्रीबल मतलब सहमत। पर वो आग की गर्मी से भी सहमत रहे होंगे। क्या क्या? पर वो आग की गर्मी से भी सहमत रहे होंगे। प्रिजम्बली ऑन सम ओकेजन अ चाइल्ड गॉट स्कॉल्डेड फॉर थ्रोइंग द मेट इनटू द फायर, है ना। प्रिजम्बली मतलब होता है संभवतः। प्रिजम्बली मतलब क्या होता है जी? संभवतः होता है। संभवतः कभी कभार बच्चे को आग में गोश्त डालने कर पकाने के चक्कर में डांटा भी गया होगा, क्योंकि जानते हैं ना बच्चे तो बदमाश होते हैं, जो काम को ना करने के लिए पगला वही करता है। अब वो जो है बच्चा सब कहीं गोश्त वगैरह, क्योंकि जानते हैं कच्चे खाते थे, अब गोश्त वगैरह लोग खाते होंगे, बच्चा है अब बच्चा फेंक दिया होगा कभी धोखे से अनजाने में, चलो फेंक दिया। कभी देखते होंगे आपका मोबाइल दूध में डाल दिया, पानी में फेंक दिया, तो ये सब कहते सिखाते थोड़ी हैं, बट वो कर देता है। वैसे ही गोश्त लोग खाते होंगे, बच्चा फेंक दिया होगा या रहा होगा कहीं पे फेंक दिया होगा, और जब भूख के मारे निकाल के खाए होंगे, यार बहुत टेस्टी, वाह इतना टेस्टी, इतना टेस्टी, है ना। शायद ऐसे धोखे में हुआ होगा ऐसा कुछ, है ना, फेंका होगा, है ना, डांटे भी होंगे, और बाद में अगर खाए होंगे तो बहुत टेस्टी लगा होगा, जिससे पका के खाने का आदत पड़ गया होगा। देखिए ना ऐसा होगा ही। बट व्हेन इट वाज ईटन आउट इट वाज फाउंड टू बी मच बेटर, पर जब इसे आग से निकाला गया होगा और जब खाए होंगे तो स्वाद में बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत अच्छा लगा होगा। एंड सो द लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ कुकरी बिगेन, है ना। और इस तरह लगता है खाना बनाने का लंबा इतिहास शुरू हुआ होगा। समझ रहे हैं कितना कष्ट किए थे हमारे एंसेस्टर लोग जी। चलिए अब हम लोग बात करते हैं पैराग्राफ 11 नंबर। कितना नंबर पैराग्राफ? 11 नंबर पैराग्राफ। द टेमिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स स्पेशली द काउ एंड द sheep
must have made life much peasantry and more secure. सिक्योर मतलब जानते हैं सुरक्षित, पीजेंट्री मतलब जानते हैं मनोहर, सुखदायक, सुखमय, है ना। और यहाँ पे शिप्स मतलब तो जानते ही हैं, ग्रामर में भी पढ़ाए थे जी। शिप मतलब होता है भेड़, और शिप का प्लूरल भी शिप ही होता है, सिंगुलर भी शिप ही होता है। कभी शिप का शिप्स नहीं कीजिएगा, क्लियर ना। शिप का शिप्स नहीं होता, और शिप मतलब होता क्या है, भेड़ होता है। और एक डियर का भी डियर्स नहीं होता। अभी इस बार एग्जाम में डियर पूछ दिया था, तो कौन जानता है अब की बार शिप पूछ दे, है ना। तो याद रखिएगा, शिप का यूज सिंगुलर में ही शिप ही होता है, प्लूरल में भी शिप ही होता है। जैसे बॉय जो होता है सिंगुलर में बॉय और प्लूरल में बॉयज हो जाता है, बट शिप में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो आगे देखते हैं, जो घरेलू जानवरों को पालतू बनाना, विशेष रूप से सबसे पहले गाय, भेड़ अवश्य वगैरह अवश्य ही, है ना। गाय पाले होंगे, भेड़ पाले होंगे, है ना। और जो जीवन में बहुत सुखदायक हो, अधिक सुरक्षा दे और अच्छा हम लोग को बेनिफिशियल हो, उस चीज़ को पहले ये लोग पालतू बनाए होंगे। सम एंथ्रोपोलिस्ट मतलब मानव वैज्ञानिक, है ना। एंथ्रोपोलिस्ट मतलब मानव वैज्ञानिक have an attractive theory that the utility of domestic animals not foreseen. foreseen मतलब याद रखिए पूर्व निर्धारित या अनुमान। foreseen मतलब क्या होता है जी, पूर्व निर्धारित होता है या अनुमान होता है। क्या होता है, पूर्व निर्धारित या अनुमान। मतलब हुआ कुछ मानव वैज्ञानिक के पास एक मन भावन सिद्धांत है, कुछ मानव वैज्ञानिक के पास एक मन भावन सिद्धांत है कि घरेलू जानवरों का प्रयोग पूर्व निर्धारित नहीं था। क्या, घरेलू जानवर का प्रयोग पूर्व निर्धारित नहीं था, बट द पीपल अटेम्प्ट टू टेम व्हाटएवर एनिमल्स देयर रिलीजन taught them to worship, है ना। taught मतलब सिखाया, taught मतलब क्या होता है जी, सिखाया हम लोग को, है ना। मतलब परंतु लोगों ने उन जानवरों को पालने का प्रयास किया। हमें जो भी जानवर उनको ज़्यादा फायदेमंद होता था उसको धर्म से जोड़ के बताया गया, जिससे लोग उसे पाला करे, उससे बेनिफिट फायदा उठाया करे। द ट्राइब्स मतलब जानते हैं ना, जनजाति होता है। ट्राइब्स दैट वर्शिप्ड लायंस एंड क्रोकोडाइल्स डाइड आउट, while those out whom the cow or the sheep was a sacred animals prospered। मतलब समझ में आया, सैक्रेड मतलब धार्मिक होता है, धार्मिक एनिमल नहीं जी। और प्रॉस्पर्ड मतलब समृद्ध होता है, संपन्न होता है। प्रॉस्पर्ड मतलब क्या होता है, समृद्ध होता है, संपन्न होता है। वो जनजातियाँ जिसने शेरों और मगरमच्छों की पूजा की मर गए, जबकि जिनके लिए गाय भेड़ पवित्र पशु हुआ वो सब संपन्न हो गए। मतलब समझ में आया, सब जानवर को तो पालना था, अब पालना था, कोई जानवर का को धर्म से जोड़ के पालने लगे, कोई जानवर को धर्म से जोड़ के पालने लगे, है ना। अब जो जानवर कुछ ज़्यादा ये प्रभावित नहीं किया, कोई ज़्यादा टेंशन वेंशन नहीं दिया, उसको कल्चर में लोग लगा लिया, चलो गाय माता है नहीं। और वहीं जो व्यक्ति मगरमच्छ को भगवान के रूप में पालने लगे, शेर को पालने लगे, वो शेर जो है वही व्यक्तियों को खा गया, मगरमच्छ जो है व्यक्तियों को खा गया, है ना। जिससे ये गाय भैंस गाय वगैरह का कल्चर बढ़ा, मगरमच्छ वाला जो प्रजाति ही समाप्त हो गया। समझ रहे होंगे। आई लाइक दिस थ्योरी एंड इन द entire absence of evidence for or against it, मुझे यह सिद्धांत अच्छा लगता है, और वो भी पूरी तरह से बिना पक्ष और विपक्ष के सबूतों के, है ना। बिना पक्ष विपक्ष के सबूत को भी हमको ये सिद्धांत भैया अच्छा लगता है ना। न इसमें पक्ष में कोई सबूत है, न इसके विपक्ष में कोई सबूत है, बट फिर भी मुझे तो अच्छा लगता है। I feel a liberty to play with it, इसलिए मैं
इसे रखने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र हूँ। मतलब मैं तो बिल्कुल स्वतंत्रता महसूस करता हूँ भाई, है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे पैराग्राफ 12 नंबर 12 नंबर में। इवन मोर इम्पोर्टेंट देन द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स वाज द इन्वेंशन ऑफ एग्रीकल्चर। जानवरों को पालतू बनाने से भी अधिक महत्वपूर्ण तो हमें उनका यूज कृषि के आविष्कार में किया गया ये लगता है। अरे एक जानवर को पाले तो पाले और उसे काम भी करवाने लगे, और वो भी खासकर कृषि के क्षेत्र में जब किए तो वो तो और ही बढ़िया और ही अच्छा लगा। Which however introduced bloodthirsty practices into religion that lasted for many centuries, है ना। सेंचुरीज मतलब जी सदियों, कई सदियों, जो यद्यपि खूनी प्रथाओं को धर्म में लेकर आया, जो कई सदियों तक चलता रहा। मतलब बलि देने वाला प्रथा जो शुरू किए थे। देखिए जहाँ अच्छा होता है वहाँ बुरा भी होता है। अच्छा पालने के साथ साथ बलि का भी तो सिद्धांत शुरू हुआ था, है ना। वो कई वर्षों तक चलते रहा, अब धीरे धीरे कम। फर्टिलिटी राइट्स टेंडेड टू इन्वॉल्व ह्यूमन सेक्रीफाइस एंड कैनिबलिज्म। कैनिबलिज्म मतलब याद रखिएगा बलि यानी नरभक्षी के रूप देना, बलि देने। मतलब अच्छे फसल के लिए जब फसल का पैदावार बहुत अच्छा होता था तब जो कुछ पूजा वगैरह किया जाता था, पूजा पाठ रीति रिवाज था, जो मानव उसमें बलि दिया करते थे, बलि चढ़ाया करते थे, है ना। नरभक्षण के रूप ले लिया करते थे, जो थोड़ा, है ना। कभी कभी तो यार शिशु का भी बलिदान दिया जाता था। बहुत हर एक प्रथा बन गया था कोई भी चीज़ का। चलो ये फसल अगर बहुत अच्छा हुआ तो ये पर्व वो पर्व, जैसे अपना लोग कहीं देखते हैं ना, अगर गेहूं का मौसम होता है तो होली होता है, ये सब। तो जो भी पर्व त्यौहार होता है ना, सब कोई ना कोई चीज़ की खुशी में रिलेट करके ही शुरू किया गया था, है ना। बट अब तो ये सब नर बलि पशु बलि वगैरह बंद हो गया है। चलिए नेक्स्ट, मोनोलॉग वुड नॉट हेल्प द कॉर्न to grow unless allowed to feast on the blood of children, है ना। feast मतलब भोजन होता है, दावत होता है, क्या होता है। और मोनोलॉग आप लोग जानते हैं, मोनोलॉग एक भगवान का नाम था। क्या था जी? भगवान थे। एक मोनोलॉग एक भगवान थे जो बच्चे का बलि लेते हैं। मोनोलॉग नामक जो भगवान थे वो उन्हें बच्चों का बलि चढ़ाया जाता था, है ना। बच्चों का फसल जैसे उपजता था, है ना, तब तक मदद नहीं करेगा जब तक कि उसे बच्चों का खून, है ना, खून का प्रसाद न चढ़ाया जाए। मतलब ये मन में भाव था लोग का। ये क्या है ना, ये सब रियलिटी नहीं है, बट क्या है ना, एक मनोदशा बन जाता है। जो देखो यार फसल तो बो दिए, बट फसल में पैदावार तभी होगा, फसल अच्छा तभी होगा जब बच्चे का बलि चढ़ाएंगे। ऐसा प्रथा चला हुआ था। A similar opinion was adopted by the evangelicals। इवेंजिलिकल मतलब ईसाई धर्म, है ना। ईसाई धर्म का एक पंथ ऑफ मैनचेस्टर इन द अर्ली डेज ऑफ इंडस्ट्रियलिज्म, है ना। इंडस्ट्रियलिज्म मतलब उद्योग होता है, मतलब उद्योगवाद के शुरुआत के दिनों में मैनचेस्टर के ईसाई धर्म के एक पंथ द्वारा इसी तरह की ख्याल को अपनाया गया। मतलब खेती में तो होता था। अब ईसाई धर्म के जो महापुरुष थे वो अपना उद्योग धंधे के शुरुआत में भी इस चीज़ को अपनाए। आप लोग को याद होगा या मम्मी पापा वगैरह दादा वगैरह बताते होंगे, जो देखो पहले जो बड़ा बड़ा पुल वगैरह बनता था तो उसमें लोगों का बलि दिया जाता था। जैसे अगर कोई चिमनी अगर स्टार्ट होता था बड़ा सा तो वहाँ बलि दिया था। मतलब जो भी बड़ा बड़ा काम होता था वहाँ बलि दिया जाता था। समझ रहे हैं? पहले छोटा छोटा में, फिर बड़ा बड़ा में। अब देखिए गॉड की कृपा से अब तो समाप्त हो गया वो सब। नहीं जी, चलिए मतलब वो सब उद्योग धंधे में भी स्टार्ट किया। When they kept 6-year-old children working 12 to 14 hours a day, जब वे 6 वर्षीय बच्चों को दिन में 12-12, 14-14 घंटे काम कराते थे, in condition that caused most of them to die। इस हालात के कारण उनसे
उनमें से अधिकतर को मरना पड़ता था, अधिकतर को बलि, मतलब वैसे क्या है ना, बलि नहीं चलाते, उद्योग धंधा वाला बलि समझदार होता है जी। हाँ, अब काम जो है, जो 5 साल 6 साल के बच्चा से 12-12 घंटा 14-14 घंटा 16-16 घंटा करवाता था, जो करते करते मर जाए, मतलब काम भी हो जाए, बलि भी चढ़ जाए, है ना। देखिए क्या दुनिया था। It has now been discovered that grain will grow and cotton goods can be manufactured without being watered by the blood of infant. इन्फेंट्स मतलब क्या होता है जी, शिशु होता है। इन्फेंट्स मतलब क्या होता है, शिशु होता है। मतलब ये हुआ, अब यह पता चल गया है कि अनाज बढ़ेगा और कपास के सामान का भी निर्माण किया जा सकता है, बट कैसे, जब व्यक्ति का ब्लड चढ़ा है, ब्लड से। इन दिस केस ऑफ grain to discovery took thousands of years. In the case of the cotton goods, hardly a century. बोल रहा है खेती बाड़ी का आविष्कार करने में हजारों साल लग गए। क्या बोल रहे हैं, खेती बाड़ी का आविष्कार करने में हजारों साल लग गए, पर सूती के सामान बनाने की खोज में मुश्किल से 1 सदी लगा। क्या क्या, खेती का आविष्कार में बहुत टाइम लगा, बट अगर सूती वस्त्र का बात करें तो ईजिली हो गया। So perhaps there is some evidence of progress in the world. तो शायद दुनिया में प्रगति के कुछ प्रमाण हैं, शायद दुनिया के लोगों को सोच बदल रही है ना। नेक्स्ट हम लोग लास्ट पैराग्राफ देखेंगे, 13 नंबर पैराग्राफ देखेंगे। चलिए देखिए क्या है। द लास्ट ऑफ द ग्रेट प्री हिस्टोरिक इन्वेंशंस वाज द आर्ट ऑफ राइटिंग, है ना। प्री हिस्ट्रिक मतलब क्या होता है, पूर्व ऐतिहासिक। प्री हिस्ट्रिक मतलब पूर्व ऐतिहासिक, है ना। बोल रहे हैं पूर्व ऐतिहासिक आविष्कारों में से अंतिम महान सबसे बेजोड़ आविष्कार लेखन की कला का हुआ। विच वॉज इंडेड अ प्रीरिक्विजिट ऑफ हिस्ट्री, जो वास्तव में इतिहास का आधार था, क्यों जानते हैं, क्योंकि उससे पहले तो कुछ जो होता था लोग लिख नहीं पाते थे, याद कितना रखेगा जी। लेकिन जब लेखन का आविष्कार हुआ, ये तो समझिए चमत्कार ही हो गया ऐतिहासिक के लिए, इतिहास वगैरह जानने के लिए, है ना। नेक्स्ट, राइटिंग लाइक ए स्पीच डेवलप्ड ग्रेजुअली एंड इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर्स डिजाइंड ऑफ कन्वे अ मैसेज। इट वाज प्रोबेबली एज ओल्ड एज ए स्पीच, है ना। लेखन जैसी भाषा धीरे धीरे वजूद में आई, जबकि चित्र द्वारा जो संचार किया जाता था, चित्र द्वारा जो कोई कला प्रदर्शित किया जाता था, उतनी पुरानी है जितनी भाषा। मतलब ये हुआ, जो देखो भैया, लेखन की कला में टाइम लगा, चित्रकला में टाइम नहीं। किसान को खेती करने में टाइम लगा, उद्योग धंधे में टाइम नहीं। ठीक। चलिए, बट फ्रॉम पिक्चर अ सिंबल राइटिंग एंड थैंक्स टू द अल्फाबेट वाज वेरी सो एवोल्यूशन मतलब विकास होता है। एवोल्यूशन मतलब विकास होता है, बता रहे हैं। लेकिन चित्र लेखन से चिन्ह लेखन मतलब चिन्ह लेखन, और वहाँ से वर्ण लेखन, जिसकी विकास बड़ी धीमे हुई। क्या बताएं, चित्र लेखन जो हुआ था वो तो जल्दी हो गया, बट वहाँ पर से जो वर्ण लेखन की कला शुरू हुई वो फिर बहुत धीरे। इन चाइना द लास्ट स्टेप वाज नेवर टेकन। लेकिन इंडिया तो ले ही लिया, सब तो ले ही लिया मोटा मोटी। चीन में अंतिम चरण
तक भी वर्ण लेखन को कभी नहीं अपनाया गया। आज भी चीन में वर्णमाला का नहीं बल्कि चिन्ह का यूज किया जाता है, उनको बड़ा टफ लगता है वर्ण लेखन। क्लियर? उम्मीद है आप लोग को आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज़ अपना जितना दोस्त है उन सारे दोस्तों के बीच इससे शेयर कीजिए। सब्सक्राइब अगर आप नहीं किए तो पहले आपकी जो अपना दोस्त सबको भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपको बिहार बोर्ड का सारा कुछ तो दूंगा ही दूंगा, साथ ही साथ आपको कॉम्पिटिटिव इंग्लिश चाहे जो भी चीज़ का तैयारी करें, यूपीएससी, बैंक एसएससी, रेलवे, जो सीपीओ, एलआईसी वगैरह सब में जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कीजिए, वहाँ भी आपको बेनिफिशियल होगा आपके लिए निर्माण स्टडी। तो उम्मीद है आप लोग जरूर इतना करेंगे। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।